नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें बाय द इंडियन एक्सप्रेस। अब आज के एडिटोरियल्स को चालू करने के पहले आज का कोट, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग, रिटन बाय सॉक्रेटी। ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा इसी के अंदर समझदारी है और आप ज्ञानवान इसी बात से जाने जाएंगे जब आपको ये बात अंदर से अपने अंदर पता होगी कि आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप ऐसा जानेंगे कि आप ब्रह्मांड का सारा ज्ञान जानते हैं, मतलब आपसे ज्यादा मूर्ख और कोई नहीं है। आते हैं आज के पहले एडिटोरियल पर, ट्रायम्फ ऑफ पटिनिज्म। अच्छा, ट्रायम्फ ऑफ पटिनिज्म मतलब पटिनिज्म की जीत। मतलब ये व्लादिमीर पटिन जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि किस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा सा चैलेंज ये नहीं हो गया है कि वो व्लादिमीर पुतिन अब जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, ये एक बड़ा चैलेंज नहीं है। बड़ा चैलेंज ये है कि किस प्रकार पुतिन की जो फिलॉसफी है वो पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही है और हर देश, भले ही आपको वेस्टर्न अपने आप को कह रहा हो, लेकिन वो फॉलो अभी भी आज व्लादिमीर पुतिन की ही फिलॉसफी कर रहा है या उन्हीं को एम्ब्रेस कर रहा है। ऐसे क्यों कहा जा रहा है कि वो पुतिन को एम्ब्रेस कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जिस प्रकार से आप फ्रांस की बात ले लो, टर्की की बात ले लो, खुद इंडिया की बात ले लो, यूएस की बात ले लो, ब्रिटेन की बात ले लो, इसराइल की बात ले लो, सभी आज पुतिन की फिलॉसफी, चाइना की बात ले लो, सभी आज पुतिन की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे हैं। किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं? जैसे फ्रांस में इस बार जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उसके अंदर किसकी और किस पार्टी की ज्यादा आउटरीच है? जो लेफ्ट पार्टी है, जो ली पेंस जिनको जिनकी हेड है या जिनकी कैंडिडेट है ली पेंस। अब क्या हो रहा है, वो लेफ्ट लीनिंग है, वो बहुत ज्यादा टुवर्ड्स द, कि देखो, दो चीजें होती है, एक वेस्टर्निज्म, एक होता है लिबरलिज्म। तो आप समझेंगे कि जो पुतिन है वो अपने आप को एडवोकेट करते हैं एंटी वेस्टर्न से। तो कि मैं एंटी वेस्टर्न हूँ, मैं वेस्टर्न फिलोसफी को मानता नहीं हूँ, लेकिन एक्चुअली वो एंटी लिबरल है। मतलब वो चाहते नहीं कि लिबरलिज्म और फ्रीडम आए देश के अंदर, जिस प्रकार से चाइना में भी, जिस प्रकार से इंडिया में भी हम फ्रीडम नहीं देना चाहते। इंडिया में कैसे कह रही हूँ मैं, एक्चुअली मैं नहीं, जो प्रताप भानु मेहता जी हैं वो कहते हैं जिस प्रकार से इंडिया में अभी चल रहा है कि सबको हो जाना चाहिए, हिंदुत्व रंग में रंग जाना चाहिए, और जो मजलिम और जो माइनॉरिटीज है उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज होने लग रही हैं, जिस प्रकार से अभी कर्नाटका में भी चल रहा है, और जो पूरे टाइम 2014 से काफी ज्यादा बढ़ गया है कि आपको आरएसएस की जो फिलॉसफी है, जो गोलवालकर और सावरकर की जो फिलॉसफी है, उस पर काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसी प्रकार फ्रांस की बात कर लें, टर्की की बात कर लें, इसराइल की, इंडिया की, यूएस की। खुद यूएस भी जो हमारे पुराने एक्स जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, जो ट्रम्प थे, वो खुद भी इसी फिलॉसफी को एडवोकेट करते थे और वो एम्ब्रेस करते थे पुतिन को, कि जो है हमारे देश के अंदर थोड़े कर्व्स होने चाहिए। मतलब लिबरलिज्म मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जितना एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है उतना ये अपने लोगों को एडवोकेट करना नहीं चाहते हैं। तो ये डिफरेंस है वेस्टर्निज्म में और एंटी लिबरल होने में। तो ये एक्चुअली जो फिलॉसफी है पुतिन की, वो अपने आप को एडवोकेट कर रहे हैं वेस्टर्निज्म के नाम से, लेकिन एंटी लिबरल हो रहे हैं वो एक्चुअली। और जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब एंटी वेस्टर्न होना कुछ गलत नहीं है, लेकिन एंटी लिबरल होना इससे ज्यादा गलत कुछ नहीं है। जैसे कि अपने देश में तो वो हीरो बन गए हैं कि मैं अपने देश का ध्यान रख रहा हूँ। मैं ये जो एक इन सारे देशों की जिनकी अभी हमने बात की थी, इनकी एक जो पुरानी चाहत जाग गई है कि हम अखंड भारत बनाएंगे या अखंड फ्रांस या अखंड चाइना बनाएंगे वापस से, जो पुराने जमाने में था। तो एडिटर कहते हैं कि हर कोई अगर अपना पुराना जमाना देखेगा कि हम अखंड चाइना बनाएंगे, तो वो जो अब चाइना से देश निकले हैं, तिब्बत निकला है, जो दूसरे देश निकले, तो उनका क्या होगा? वो तो अभी बने, वो क्यों अपनी इंडिविजुअलिटी सोवर्निटी देना चाहेंगे, राइट? तो ये जो जैसे इंडिया का भी सपना है कि हम अखंड इंडिया का निर्माण करेंगे। एक्चुअली इंडिया का सपना नहीं है, अभी जब से ये गोलवालकर वाली जो आरएसएस वाली फिलॉसफी वापस से जागृत हुई है कि हम जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है,
बांग्लादेश है, कश्मीर है, सारी चीजें हमारी है और इस पर हमारा ही दबदबा होना चाहिए। अरे वो सारी भी अपनी अपनी सोवरेन कंट्रीज है। अदर देन द कश्मीर, ऑफ कोर्स कश्मीर तो इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है और उसके बारे में डिस्कशंस होने जरूरी है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे इंडिया में रहने वाले भी जो मुस्लिम्स हैं वो हिंदू हो जाएं, क्योंकि इंडिया एक प्रिडोमिनेटली हिंदू नेशन है, तो ये गलत है। ये कंट्री के अंदर और ज्यादा फूट डालने की बात है। ऐसा नहीं कि सारे हिंदू हो जाएंगे तो कंट्री एक रंग में रंग जाएगी और सब सौहार्द से रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम झगड़े खत्म होंगे तो हिंदू में जो इतने सारे सेक्ट्स है ना उनमें झगड़े चालू हो जाएंगे। तो अगर आप इसी फिलॉसफी पर हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाह रहे हो कि सिर्फ सारे हिंदू हो जाएंगे फिर सब झगड़े खत्म हो जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत है। हिंदू और मुस्लिम सालों से पीसफुली रहते आ रहे हैं और वो अभी भी पीसफुली रह सकते हैं। और जबकि ये जो सावरकर वाली और गोलवलकर वाली जो फिलॉसफी है कि सिर्फ हिंदू नेशन होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं आ सकते, भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस चीज को एडवोकेट नहीं किया था, जो आज जिनकी ज्यादा बातें चल रही है। इसके नीचे भी एक एडिटोरियल उसी बारे में। तो कहने का मतलब है अक्रॉस द कंट्रीज अ डिस्कम्फर्ट विद प्लूरलिज्म, कंटेम्प्ट फॉर मॉडरेशन एंड डिसडेन फॉर फ्रीडम। तो जैसे देखा जा रहा है कि इनफैक्ट वेस्ट की भी ये खुद वेस्ट की कंट्रीज यूएस वगैरह भी, जैसे कि हम अपनी कंट्री में मेक्सिको के लोगों को नहीं आने देंगे, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी एंटी लिबरलिज्म के अंदर आ जाएगी कि हम एक कंटेन करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल को या फिर एक कम्युनिटी को, कि ये देश में इंटर स्टेट इनका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता एंड ऑल दैट विच इज अगेंस्ट द लिबरलिज्म पॉलिसी। तो प्रताप भानु मेहता जी यही कहना चाह रहे कि किस प्रकार से ये बहुत ज्यादा खराब साबित हो सकती है देश के लिए। और फिर नेक्स्ट हम आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्राइस ऑफ द थिंग्स, शार्प राइज इन द इन्फ्लेशन इज लाइकली टू ब्रिंग फॉरवर्ड द आरबीआई टाइमलाइन फॉर टाइटनिंग ऑफ पॉलिसी। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इस महीने इस फिस्कल में इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा राइज हो गया, अराउंड 6.34%। अपने यहाँ इन्फ्लेशन का क्या है, +-4, सॉरी +-2। तो मतलब क्या है, 4 + -2 मतलब 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो हमारी जो आरबीआई है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनका सबसे पहला टास्क हो जाता है कि कैसे इन्फ्लेशन को कर्ब करें। ये 4 + -2 क्यों चलता है ये 4 + -2 का तो ऐसा है कि अगर इससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो, अगर जीडीपी को इससे बूस्ट मिल रहा हो तो इतना ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा इन्फ्लेशन को हम ऐसा नहीं है कि देशवासियों पर दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम मिडिल इनकम कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है। बहुत ज्यादा सेविंग्स नहीं होती यहाँ लोगों के पास कि इन्फ्लेशन बढ़ा, या फिर बहुत ज्यादा वेजेस भी नहीं होती है कि इन्फ्लेशन बढ़ा तो सबका वेज भी बढ़ रहा है और काम चल रहा है, क्योंकि 80% से ऊपर इनफॉर्मल सेक्टर में लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत है कि इन्फ्लेशन को हमेशा से कर्ब करके रखा जाए, इन्फ्लेशन को हमेशा कर्ब करके रखा जाए। तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, पहले तो इन्फ्लेशन बढ़ा था फूड प्राइसिंग के बढ़ने की वजह से, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ा क्यों, क्योंकि क्लोथिंग और एक्सेसरीज का भी प्राइस बढ़ गया, और उसके बाद अब जो इन्फ्लेशन बढ़ने की बात आ रही है, अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि ऑयल सॉरी ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हर कॉमोडिटी का भी प्राइस बढ़ चुका है, और उस प्रकार से इन ऑल इन्फ्लेशन और प्राइस का राइज हो रहा है। तो इसे कर्ब किया जाएगा। इसे कर्ब किस प्रकार से किया जाएगा, तो इसे कर्ब किया जाएगा आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको टाइटनिंग स्टैंस किया जाएगा। टाइटनिंग स्टैंस करने का क्या मतलब है, जो पैसा है मार्केट में उसे पूल इन कर लिया जाएगा सेंट्रल बैंक विच इज आरबीआई के द्वारा। तो जब पैसा वो अपने पास अंदर पूल इन कर लेंगे तो क्या होगा कि मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। पेइंग कैपेसिटी कम हो जाएगी लोगों की, तो लोग कम खर्चा करेंगे। कम खर्चा करेंगे तो कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा। वही डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो फिर पैसा बढ़ेगा, और डिमांड कैसे कम होगी,
जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो डिमांड अगर कम होगी तो कमोडिटी का प्राइस भी कम होगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम आते हैं, विच इज अ फुलर लर्निंग। अब फुलर लर्निंग के अंदर हमने किस बारे में बात की है, एडिटर इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि जैसे पहले क्या होता था कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, या कम्युनिटी या जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ सकते थे एक साथ। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो पहले साइंस में तो वो पूरा होगा, उसके बाद आप ह्यूमैनिटीज का कोई ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हो। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, अब दो अलग अलग स्ट्रीम के कोर्स भी आप एक साथ परस्यू कर सकते हो, विच इज वेलकमिंग। तो ऑथर इसमें कहना चाह रहे हैं कि अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, यूजीसी, जो इसका पूरा करिकुलम बनाती है कि किस प्रकार से कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद यूजीसी को काफी काम करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जरूरत है टीचर्स के ऊपर काम करने की, कि किस प्रकार से वो दोनों, जो अगर कोई भी बच्चा दो डिफरेंट स्ट्रीम के कोर्स ले रहे हैं तो किस प्रकार से वो एकोमोडेट करेंगे उस बच्चे को। तो इस चीज पर काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल है बाबा साहेब वर्सेस इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस दो, तो जो बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी थे, उनका स्लोगन था कि जो हिंदू मुस्लिम हैं जब तक वो एक साथ हैं तब तक ठीक है, लेकिन ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को जब आप क्रश किया जाएगा तो उससे और ज्यादा अनरेस्ट ही होगा, कभी भी उससे सिविल अपराइजिंग्स खत्म नहीं होगी। और जबकि उसी के अगेंस्ट जो अपने गोलवलकर या सावरकर जी था, उनका था कि हिंदू और मुस्लिम कभी भी साथ नहीं रह सकते। और जबकि जो अंबेडकर जी थे वो कहते हैं कि अगर इन्हें क्रश नहीं किया जाएगा तो या तो उन्हें टायरनाइज्ड किया जाएगा या फिर ऑपरेस किया जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होती ही रहेगी। इसीलिए जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तब इतने ज्यादा इक्वालिटी के प्रोविजंस रखे थे, जितने भी उन्हें समझ आए कि किस प्रकार से जो डिवाइड है या जो डिस्क्रिमिनेशन है उसे कम से कम किया जा सके। इसके बाद वो बताते हैं कि किस प्रकार से अभी ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। राजा जो डी राजा जी जो एडिटर है वो बताते हैं जिस प्रकार से अभी कर्नाटका असेंबली में ऐसा हो रहा है कि वहां पे स्टूडेंट्स को राइट टू एजुकेशन ही गर्ल्स को वहां से ले लिया गया है, क्योंकि वो अगर हिजाब पहनेंगे तो वो स्कूल या कॉलेजेस में नहीं जा सकती। अब वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, बिना हिजाब के वो बाहर ही अगर नहीं जा सकती है तो किस प्रकार से वो स्कूल और कॉलेज जाएंगी। दूसरी चीज है जिस प्रकार से फेयर और रिलीजियस अफेयर्स अगर कोई होते हैं हिंदूज के तो उसमें से मुस्लिम ट्रेडर्स को जो बॉयकॉट करने की बात की है तो उनसे राइट टू ट्रेड छीना जा रहा है। ये किस प्रकार से टायरानिकल साबित हो सकता है। फिर ये जो सेल्फ मेड टर्म स्लोगन जो लव जिहाद की बना दी है कि लव जिहाद जैसी भी कोई चीज है, लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। हो सकता है कि एक दो जगह कुछ ऐसे केसेस हो रहे हो जहाँ फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि अगर कोई हिंदू लड़का है या मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का है मुस्लिम लड़की है, अगर वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, कंफर्टेबल है, दे कैन मैरी इफ दे आर नॉट माइनर। तो अगर हम ये चीजों को इतना ज्यादा टूल देने लगेंगे तो सबसे पहले तो जो ग्रोथ ऑफ कंट्री है, जो फ्यूचर ऑफ कंट्री है, वो बहुत ज्यादा गड्ढे में दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी चीज, इस प्रकार की पॉलिटिक्स खेलकर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते, इनफैक्ट हम उसको और बैकवर्ड लेकर जा रहे हैं। और जिस प्रकार से हम जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे पूरे, ज्योतिबा फूले जी और नारायण गुरु जी, पेरियार जी, ईश्वर चंद विद्यासागर जी, राम मोहन रॉय जी, जिनको हम इतना ज्यादा फॉन्डली याद करते हैं, और अब जब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम उन्हीं के लाइंस पर चलकर अगर हम ये वाली आरएसएस वाली आइडियोलॉजी अपना रहे हैं तो हम एक्चुअली उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हमें अंबेडकर जी का जो स्लोगन है एडुकेट एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज, इसको ही पॉलिटिकल और सोशल लिबरेशन का स्लोगन बना लेना चाहिए, कि धर्म चेंज करने से इन चीजों से कुछ नहीं होता है। हमें लोगों को एडुकेट करने की जरूरत है, उन्हें ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है इनटू द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज स्पीकिंग फॉर आवर सेल्व्स। स्पीकिंग फॉर आवर सेल्व्स में जो रीता कोठारी जी हैं जो एडिटर है वो ये कहना चाह रही है, जिस प्रकार से वन नेशन वन लैंग्वेज की बात एडवोकेट की थी हमारे होम मिनिस्टर
अमित शाह जी ने, किस प्रकार से ये एकदम टायरानिकल साबित हो सकती है देश के लिए। तो सबसे पहले वो याद दिलाती है कि जो जो सबसे पहले रायट्स हुए थे देश में, वो भी लैंग्वेज के बेसिस पर ही हुए थे, जब हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी। और हमें तो एक्चुअली हमारे देश को दूसरे देशों की तरफ एडवोकेट करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी एक नेशनल लैंग्वेज ना होते हुए भी हमने इतने अच्छे से पूरे देश को संभाल रखा है और सभी लोग एक साथ सौहार्द से रहते हैं। और अगर हम एक वन नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात को करेंगे, तो इससे तो हम अपनी ही जो आइडियोलॉजी है उससे विपरीत जा रहे हैं कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस चीज को अभी हमेशा हम एडवोकेट करते थे। लेकिन अगर हम एक अगर हिंदी लैंग्वेज को वन लैंग्वेज बनाने वाले हैं, तो बची हुई जो 1600 लैंग्वेज है, उनको जो कम्युनिकेट करने वाले लोग हैं, वो अपने आप में ही माइनॉरिटी और अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। और जिसकी वजह से उनकी तो जो कॉन्फिडेंस घटेगी ही, हमारे देश के लिए भी काफी ज्यादा नुकसान है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है उसका बहुत ज्यादा लॉस होगा। और ऐसा नहीं है कि अगर एक हिंदी लैंग्वेज हम कर लेंगे तो बाकी सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो इतनी काम की नहीं है। अगर देखा जाए तो हिंदी से ज्यादा स्पीकिंग, हिंदी इंडिया में सबसे ज्यादा स्पीकिंग है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो साउथ लैंग्वेजेस है वो भी काफी ज्यादा स्पीकिंग है, काफी ज्यादा लोग उन लैंग्वेजेस को बोलते हैं। तो बात क्या है कि अगर हम साउथ में हिंदी को लेकर जाते हैं, तो साउथ के लोग अपने ही देश के अंदर एजिटेटेड फील करेंगे, अपने ही देश के अगेंस्ट एजिटेटेड फील करेंगे, और जिससे और ज्यादा खतरे का माहौल देश के अंदर हो सकता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो वन नेशन वन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, पहले भी एक बार हो चुका है, और इसकी वजह से देश में बहुत ज्यादा दंगे हुए थे 1960s के दौरान। और उसके बाद सौहार्द भी इसी वजह से बना था, जब हमने सारी लैंग्वेजेस को एक साथ इनकॉर्पोरेट करने की बात कही थी। और हम वापस से अगर ये चीज दोहराना चाहेंगे, तो वापस से हम काफी ज्यादा झगड़ों को न्योता दे रहे हैं। नेक्स्ट इज नो पार्टीज फॉर कंजर्वेटिव्स। इसके अंदर जो यूएस के सेनेट है, उसके जो लोअर और अपर हाउस है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि किस प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन करने पे वहीं के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, और डिफेंस और जो फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनक है, उनके ऊपर ही अब कार्यवाही की बात चल रही है, और उनको रेजिग्नेशन की मांग की जा रही है, विच इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। कि आप प्राइम मिनिस्टर हो या कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज के एडिटोरियल समझ आए हों और आपको इसमें कुछ फ्रूटफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिल पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मिलते हैं कल इसी समय।